गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम सांप्रदायिक त्रिकोण का अध्ययन कर रहे थे, जो कि बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का भाग है। सांप्रदायिक त्रिकोण के अंतर्गत हम सांप्रदायिक त्रिकोण की परिभाषा, 1905 तक सांप्रदायिकता और 1906 से 1922 तक की सांप्रदायिक त्रिकोण का अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम 1922 से 1935 तक सांप्रदायिक विकास का अध्ययन करेंगे। असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद कांग्रेस से अलग होकर मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास ने स्वराज दल का गठन किया, जिसका उद्देश्य प्रांतीय सरकार में शामिल होकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करना था। संयुक्त प्रांत में नगर पालिकाओं के स्तर पर स्वराजवादियों की खिलाफत समर्थकों ने मिलकर 1923 में सांप्रदायिक सौहार्द के नारे लगाकर अधिकांश सीटें जीती, लेकिन उनके गठजोड़ के आधार को मदन मोहन व हिंदू महासभा बताकर कमज़ोर किया, जिसके फलस्वरूप हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ने लगा। इलाहाबाद व लखनऊ में दंगे हुए। 1922 से 1927 ईस्वी तक देश में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे। 1923 में मुल्तान, अमृतसर, मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, 1924 में लाहौर, 1925 में दिल्ली, कलकत्ता, इलाहाबाद आदि में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिससे भारतीय राष्ट्रीय एकता को धक्का पहुंचने लगा। यदि इन दंगों की पृष्ठभूमि का विश्लेषण करें तो स्पष्ट है कि ब्रिटिश कर्मचारियों ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे दंगे कम होने की अपेक्षा बढ़ने लगे। पुलिस निष्क्रिय उदासीन रही। पुलिस दोनों जातियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काती थी। जिन्ना ने संसद द्वारा स्थापित कमेटी के समक्ष कहा कि यदि आप मुझे पूछे तो मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि इन दंगों के लिए पुलिस अधिकारी जिम्मेदार थे, जो कभी एक संप्रदाय और कभी दूसरे संप्रदाय का साथ देते थे। भारतीय रियासतों में ऐसे दंगे कभी नहीं हुए, क्योंकि ऐसा होने पर भारतीय शासक तत्कालीन अधिकारी को पदच्युत कर देते थे। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि सांप्रदायिकता के विकास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग के अलावा तीसरा पक्ष अंग्रेज थे। यहाँ पर सांप्रदायिक त्रिकोण की झलक दिखाई देती है। लीग व स्वराज पार्टी ने केंद्रीय विधानसभा में 1919 ईस्वी के संविधान को परिवर्तित करने की मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप 1924 ईस्वी में अलेक्जेंडर मुडीमैन की अध्यक्षता में रिफॉर्म्स इंक्वायरी कमेटी की स्थापना हुई। इस कमेटी ने 1919 के नियमों में हेर फेर करके उसके कार्यान्वयन को सरल बनाने का सुझाव दिया। 1919 के नियमों में परिवर्तन की सर्वसम्मत भारतीय मांग को ब्रिटिश सरकार ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि संविधान के अल्पकालिक अनुभव पर विचार करना असंभव है। किंतु 1927 में उत्तरदायी सरकार के कार्यान्वयन की जांच के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। कांग्रेस ने इस कमीशन का विरोध किया, परंतु जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने इसका समर्थन करना उचित समझा, ताकि अंग्रेजों ने घनिष्ठ संबंध हो जाएं, क्योंकि लीग अभी तक राजनीतिक शक्ति के रूप में दुर्बल थी। सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से मुस्लिम समुदाय का मत कई खेमों में बटा हुआ था। भारतीय सचिव द्वारा भारतीय नेताओं को एक सर्वसम्मत संविधान बनाने की चुनौती दी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली में सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। ऑल पार्टीज नेशनल कन्वेंशन की बैठक में जिन्ना ने नेहरू कमेटी के प्रस्तावों में 3 संशोधन रखे, जिसमें मुस्लिमों के लिए विशेष स्थान की मांग की। कांग्रेस द्वारा इन्हें अस्वीकार कर दिया गया। मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली लीग ने आरंभ से ही नेहरू कमेटी का बहिष्कार किया। 1929 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा, जो कांग्रेस द्वारा उनके संशोधनों के अस्वीकार करने का परिणाम था। भारत में राजनीतिक गतिरोध समाप्त करने के लिए वायसराय इरविन ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, किंतु मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। जब ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों को अस्वीकार किया तो गांधी जी के नेतृत्व में मार्च 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। देश के संपूर्ण भाग में यह आंदोलन फैलने लगा, परंतु मुस्लिम लीग ने आंदोलन में भाग नहीं लिया। जिन्ना का मानना था कि यह आंदोलन भारत की स्वतंत्रता के लिए नहीं, अपितु 7 करोड़ मुसलमानों को हिंदू महासभा का आश्रित बना देने के लिए है। 1932 में मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसके अनुसार मुस्लिम, यूरोपीय, सिख, इंडियन क्रिश्चियन को विभिन्न प्रांतीय विधानसभाओं
में अपने समुदाय के प्रतिनिधियों को पृथक चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुनने का अधिकार दिया गया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में पूरक सांप्रदायिक निर्णय द्वारा केंद्रीय विधानसभा में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थानों को सुरक्षित करने की घोषणा की गई। ब्रिटिश सरकार की इस नीति के परिणाम स्वरूप 1935 के अधिनियम में संघीय सभा में 250 स्थानों में से 82 स्थान मुसलमानों के लिए निर्धारित किए गए, जबकि मुसलमानों की संख्या कुल संख्या का 1/4 भाग था। एक विशेष घटना यह थी कि इस दौरान मोहम्मद जिन्ना मुस्लिमों के राजनीतिक विभाजन से निराश होकर अपना शेष जीवन वकालत के रूप में लंदन में बिताने लगे, परंतु ब्रिटिश सरकार की नीतियों के परिणाम स्वरूप उन्होंने मुसलमानों को संगठित करने का निश्चय किया। इस तरह सांप्रदायिक त्रिकोण धीरे धीरे अपना रूप धारण कर रहा था। फोर्थ पॉइंट है 1935 से आज़ादी तक सांप्रदायिक त्रिकोण। 1935 तक आते आते सांप्रदायिक त्रिकोण युवावस्था में प्रवेश कर रहा था। साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग, सविनय अवज्ञा आंदोलन की नीतियां, सांप्रदायिक पंचाट तथा तीसरे गोलमेज सम्मेलन का पूरक सांप्रदायिक निर्णय, इन सभी में मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय कांग्रेस एवं ब्रिटिश सरकार अथवा अंग्रेज, इन तीनों में आपस में टकराव रहा। चाहे यह टकराव मुस्लिम लीग व अंग्रेजों का कांग्रेस के विरुद्ध हो या कांग्रेस व मुस्लिम लीग का अंग्रेजों के विरुद्ध हो, इस टकराव ने सांप्रदायिक त्रिकोण का रूप धारण कर लिया। जैसे 1935 के अधिनियम के प्रावधानों की आलोचना जिन्ना ने की, जिसका समर्थन कांग्रेस ने भी किया। दोनों ने सहयोग के परिणाम स्वरूप 1936 का बजट अस्वीकृत किया गया व गवर्नर जनरल को अपनी विशेष शक्ति के आधार पर बजट पारित करना पड़ा। 1937 के प्रांतीय चुनावों में लीग व कांग्रेस दोनों ने भाग लिया, परंतु चुनाव परिणामों से एक बार फिर इन दोनों गुटों में दूरियां बढ़ने लगी। यूपी में कांग्रेस ने लीग के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए मनमानी शर्तें रखी, जिन्हें जिन्ना ने तिरस्कार पूर्वक अस्वीकार कर दिया। जिन्ना मुस्लिम लीग को भारत के समस्त मुसलमानों के हितों की प्रमुख संस्था मानने को कृतसंकल्प था, जबकि राष्ट्रीय कांग्रेस के दावे को स्वीकार करना अपनी राष्ट्रीयता व धर्मनिरपेक्षता की सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने पर ब्रिटिश सरकार ने बिना कांग्रेस मंत्रिमंडलों की सलाह से भारत को युद्ध के अंदर शामिल कर लिया। कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार की इस कार्यवाही की तीव्र आलोचना की और घोषित किया कि जब तक भारत को सिद्धांत एवं स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं स्वीकारा जाता, तब तक युद्ध में शामिल नहीं किया जा सकता। परंतु वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय संघ की स्थापना के प्रयासों को समाप्त कर दिया। मुस्लिम लीग ने इस घोषणा का स्वागत किया, क्योंकि लीग भारतीय संघ की स्थापना में हिंदू प्रभुत्व की संभावना देखती थी। इस दौरान की विशेष बात यह रही कि युद्ध नीति व भारत के संवैधानिक विकास के मुद्दे पर कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार की दूरी जितनी बढ़ती जा रही थी, उतनी ही मुस्लिम लीग एवं ब्रिटिश सरकार के मध्य घनिष्ठता बढ़ती जा रही थी। अब सांप्रदायिक त्रिकोण का चरमोत्कर्ष आरंभ होने लगा। कांग्रेस ब्रिटिश सरकार का जिन मुद्दों पर विरोध जताती, मुस्लिम लीग उन्हीं मुद्दों का समर्थन करती। जब 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया तो लीग इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाने लगी। इस अवसर पर जिन्ना ने कहा कि भारतीय मुसलमानों को हिंदुओं के अत्याचार, अन्यायपूर्ण और क्रूर शासन से मुक्ति प्राप्त हुई। इस समय भारत की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। जब नवंबर 1939 ईस्वी में वायसराय ने जिन्ना, गांधी व राजेंद्र प्रसाद से आपस में विचार कर केंद्रीय व प्रांतीय प्रशासन में सहयोग की मांग की, लेकिन इन नेताओं ने आपसी मतैक्य का अभाव होते हुए जिन्ना के संयुक्त मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकारा। कांग्रेस सांप्रदायिक समस्या को ब्रिटिश सरकार द्वारा उत्पन्न की गई समस्या समझती थी। जनवरी 1940 में जिन्ना ने कुछ शर्तों के साथ कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग की आशा प्रकट की, जिसे वायसराय लिनलिथगो ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वायसराय नहीं चाहता था कि मुस्लिम लीग व कांग्रेस सहयोग करते हुए चले। इसके बाद लीग कांग्रेस की दूरियां और बढ़ती गई। लॉर्ड लिनलिथगो कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग के विकल्प के रूप में मुस्लिम लीग के नेताओं को पृथकवादी प्रस्तावों को रखने के लिए प्रेरित कर रहा था। फरवरी 1940 में जिन्ना के साथ मुलाकात में वायसराय ने कुछ व्यावहारिक योजना प्रस्तुत करने को कहा, ताकि इंग्लैंड और अमेरिका में लीग की नीतियों लोगों को स्पष्ट हो जाए।
इसके बाद जिन्ना ने लीग की काउंसिल के समक्ष एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। लीग ने लाहौर वार्षिक अधिवेशन में घोषणा की कि किसी भी दृष्टिकोण से मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं अपितु एक राष्ट्र है। तत्पश्चात मुस्लिम लीग की अगले 7 वर्षों तक पाकिस्तान प्राप्त करने की नीति रही। वह ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इसे बढ़ावा दे रही थी। क्रिप्स मिशन ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए घोषणा की कि यदि कोई प्रांत भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहेगा तो ऐसे प्रांत को अपना पृथक संघ बनाने का पूर्ण अवसर दिया जाएगा। भारत के सभी दलों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ। जब कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं को जेल में डाला गया तब जिन्ना ने लीग की लोकप्रियता बढ़ाने का उचित अवसर समझा। केंद्रीय व प्रांतीय स्तरों के लीगी नेताओं द्वारा छोटे शहरों और कस्बों में पाकिस्तान के संदेश को पहुंचाने के लिए नियमित दौरे आरंभ किए। अंग्रेजी भाषा में मुस्लिम लीग के आदर्शों को प्रचारित करने के लिए साप्ताहिक डॉन को जिन्ना के व्यक्तिगत प्रयासों से दैनिक में परिवर्तित कर दिया गया। 1945 ईस्वी में लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय बनकर आए और भारत के मुख्य राजनीतिक व सांप्रदायिक हितों से जुड़े हुए प्रतिनिधियों की सरकार बनाने के लिए शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, परंतु लीग की हठ धर्मिता से यह असफल हुआ। 1945-46 के आम चुनावों में लीग को ब्रिटिश सरकार की मुस्लिम सीटों पर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई, परंतु पूर्ण बहुमत के अभाव में कहीं भी सरकार नहीं बना सके। सांप्रदायिक त्रिकोण का आभास राजगोपालाचारी के वक्तव्य से स्पष्ट होता है कि क्रिप्स प्रस्ताव की विफलता के बाद 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राजगोपालाचारी ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर समझौता करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसीलिए राजगोपालाचारी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। उनका मानना था कि लीग पाकिस्तान की मांग पर डटी हुई है तथा उसे मुस्लिम लीग अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त है। स्पष्ट है कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय समस्याओं का हल आपसी सहयोग से हो, अपितु भारतीयों में फूट डालकर उन्हें आपसी विवाद में उलझाए रखना चाहते थे। वे अंग्रेजी राज्य को स्थायित्व प्रदान करना चाहते थे। 1944 में राजगोपालाचारी ने कांग्रेस लीग समझौते के आधार पर एक योजना का निर्माण किया। गांधी ने इस योजना के आधार पर जिन्ना से बातचीत की, किंतु जिन्ना ने इसे अंगहीन, कीड़े लगे हुए तथा दीमक खाए हुए पाकिस्तान कहकर ठुकरा दिया। मुस्लिम लीग व कांग्रेस के परस्पर बढ़ते विरोध एवं युद्धोपरांत भारत में संवैधानिक सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसने भारतीय नेताओं के साथ विस्तृत, जटिल और असफल वार्तालाप किया। प्रारंभिक वार्तालाप में जिन्ना को यह स्पष्ट कर दिया गया कि उनके द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान में पंजाब के हिंदू बहुल क्षेत्र, बंगाल के कलकत्ता सहित बहुत बड़े भूभाग और सिलहट को छोड़कर संपूर्ण आसाम के भौगोलिक क्षेत्रों को सम्मिलित करना न्यायोचित नहीं होगा। इसीलिए केवल आंशिक पाकिस्तान का निर्माण ही संभव है। इससे यहाँ यह विशेष बात उभर कर आती है कि कैबिनेट मिशन की जिस योजना ने अपनी प्रस्तावना में पाकिस्तान की मांग को दो टूक ढंग से अस्वीकार कर दिया, उसे मुस्लिम लीग ने क्यों स्वीकार कर लिया, यह परस्पर विरोधी व्याख्याओं का विषय है। 16 मई 1945 ईस्वी के अपने वक्तव्य में कैबिनेट प्रतिमंडल ने अंतरिम सरकार की पेशकश की, जिसके अनुसार वायसराय के पद को छोड़कर संपूर्ण केंद्रीय सरकार को भारतीयों के हाथ सौंपा जाना था। अंतरिम सरकार के संबंध में कांग्रेस व लीग में मतैक्य नहीं हो पाया। कांग्रेस ने अंतरिम सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, परंतु लीग ने संपूर्ण वक्तव्य को स्वीकार कर लिया और अंतरिम सरकार बनाने की पेशकश की। कैबिनेट मिशन ने इसका विरोध किया, क्योंकि मात्र लीग को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना तर्कसंगत नहीं लगा। अतः लीग ने 29 जुलाई 1946 ईस्वी के बम्बई अधिवेशन में कैबिनेट मिशन के 16 मई 1946 के वक्तव्य को अस्वीकार कर दिया तथा पक्षपातपूर्ण रवैये के विरोध में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आयोजन किया, जिसके परिणाम स्वरूप कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे हुए और लगभग 5,000 लोग मारे गए व 15,000 घायल हुए। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि यदि ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस एवं लीग आपस में समझौता वार्ता कर ले तो सांप्रदायिक दंगे क्यों भड़कते, अर्थात आपसी समझौते से नया रास्ता निकाल लेते तो सांप्रदायिक दंगे नहीं भड़कते और शांति के साथ संवैधानिक विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती। परंतु अंग्रेज, कांग्रेस व मुस्लिम लीग, इन तीनों ने ही सांप्रदायिकता को बढ़ाने में भूमिका निभाई और यही
सांप्रदायिक त्रिकोण बना। भारत में बिगड़ी सांप्रदायिक समस्या को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने फरवरी 1947 को घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत की सत्ता की जिम्मेदारी भारतीयों के हाथों में सौंप देगी। इस कार्य के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। माउंटबेटन ने वाक चातुर्य, कुशलता एवं अपनी समझ से भारत के विभिन्न दलों के नेताओं से बातचीत की एवं भारत को विभाजित करने का निष्कर्ष निकाला। अंततः कांग्रेस व मुस्लिम लीग की स्वीकृति प्राप्त कर ब्रिटिश सरकार 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रकाशित करता है, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। इस प्रकार भारत का विभाजन हो गया, परंतु यह विभाजन कांग्रेस व लीग के मध्य हुआ, क्योंकि भारतीय जनता यह कभी नहीं चाहती थी कि भारत के 2 टुकड़े हो जाएं। थैंक यू।